हेलो क्लास 11। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज योर न्यू टॉपिक। ये आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, हो गया था सर। अब हम उसके आगे चल रहे हैं, दूसरा चैप्टर है अगला, नेक्स्ट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। फिर आपका एपीजीपी का मामला रह जाएगा, उसकी एक्सरसाइज एक रह गई है, उसका डिस्कशन बाकी है, तो किसी दिन कर लिया जाएगा, वो हो जाएगी कंप्लीट, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो लगभग समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम ये कि हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रुक जाए और फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एनुअल का भी सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, चलना ही ज़िंदगी है, रुक नहीं जाना है कि हाफ ईयरली का हो गया है बस बंद कर देना, आगे बढ़ना है और आगे की तरफ चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। ये है क्या चीज़? परमुटेशन मीन्स होता है चीज़ों को अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना। वह ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे? चीज़ों को अरेंज करना मतलब ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे उनको क्या करना? अरेंज कर देना। ये हमारा क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को क्या करना? सेलेक्ट करना। ये क्या कहलाता है? ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है। अभी अरेंज करने का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर सेलेक्ट करने का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 प्लेस हैं और इन 3 प्लेस पर हमको A, B, C 3 लोगों को बिठाना है, अरेंज करना है। तो एक तरीका पहले प्लेस पे A को बिठा दे, दूसरे पे B को बिठा दे, तीसरे पे C पे। एक तरीका पहले पे A को बिठा दें, दूसरे पे C को बिठा दें, फिर B को बिठा दें। दूसरा तरीका हम पहले पे B को बिठा दें, फिर A को बिठा दें, फिर C को। पहले पे A को, फिर C को, फिर A को। पहले पे C को, फिर B को, फिर A को। पहले पे C को, फिर A को, फिर B। ये क्या है? ये अरेंज करने के देखो तरीके। आप ऐसे अरेंज कर सकते हो ABC को, आप ऐसे अरेंज कर सकते हो ABC को, आप ऐसे अरेंज कर सकते हो ABC को, आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये अरेंज करने के कितने तरीके निकले? 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके निकले? तो 6 तरीके निकले। तो ये है ये तरीकों। अब ये हमें ये नहीं निकालना है हमको कितने तरीके से अरेंज किया, कितने तरीके से अरेंज किया? 6। परमुटेशन वो संख्या निकाल के देगा कि आप ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये निकाल के देगा कौन? परमुटेशन। परमुटेशन ABC 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पर इस तरह से अरेंज करवा सकता है। सिलेक्शन, सेलेक्ट कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए सिलेक्शन का कहाँ सीन आता है सर? सीन देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, आप हमेशा न्यूज़ सुनते होंगे कि आज क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। तो जब टीम का सिलेक्शन करके तैयार करते हैं तो 15 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते हैं। वो 15 प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। फिर लेकिन जब वो 15 खिलाड़ी गए तो यहाँ से 15 हैं, लेकिन खेलने के टाइम जो फील्ड पे उतरते हैं वो सिर्फ 11 खिलाड़ी ही उतरते हैं। तो होता क्या है वहाँ पे? उन 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता है। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का क्या किया जा रहा है? सिलेक्शन किया जा रहा है। अच्छा, ये मतलब है। तो ये अरेंजमेंट है, वो सिलेक्शन है। अंतर समझिए। जहां पर सिलेक्शन का फील आएगा, फील मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझना होगा कि यहाँ सिलेक्शन करना है कि इलेक्शन करना है कि क्या करना है। सिलेक्शन करना है कि अरेंजमेंट करना है? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करना है कि अरेंजमेंट करना है। अगर सिलेक्शन करने का फील आएगा तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम को अरेंजमेंट करने का सीन समझ में आएगा तो हम परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे। बात इतनी क्लियर? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? अभी सर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो, अभी हमें समझ में नहीं आया। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। कैसे डिफरेंस करेंगे कि सर यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज
4% can sit in 5 chairs। एक क्वेश्चन में ये लिखा है, फिर दूसरा एक और लिखते हैं, in how many ways 5% can sit in 4 chairs। बहुत बढ़िया सर, 2 सवाल लिखे, 2 में एक जैसे लिखे, बिल्कुल सिर्फ हमने डिजिट को इंटरचेंज किया। लिखें यहाँ पे 4% 5 चेयर्स, यहाँ पे 5% 4 चेयर्स। ये क्या रहता है, इसमें क्या सर एक जैसे सवाल है दोनों? हाँ बिल्कुल सर, देखने में बिल्कुल एक जैसे लिखें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर उधर किया हमने और कुछ नहीं। तो हमको ये डिसाइड करना है कौन सा सवाल परमुटेशन का है, कौन सा सवाल कॉम्बिनेशन का है, कैसे समझेंगे। अभी सवाल दोनों देखें, दोनों सवालों को आप अगर देखें ध्यान से, दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एकदम फोटोकॉपी। शायद उधर किनारे का नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है, इसको और ऐसे खिसका देते, अब दिखाई देना शुरू हो गया होगा, है ना? हाँ सर, अब दिखाई देना हमको शुरू हो गया। किनारे का थोड़ा छिप रहा था, वो दिख रहा है हल्का हल्का। तो बात क्या कह रहे थे हम लोग कि कैसे जाने कि ये परमुटेशन का है कि ये परमुटेशन का, कैसे जाने कि ये कॉम्बिनेशन का कि ये कि दोनों परमुटेशन के कि दोनों कॉम्बिनेशन, हमें पता ही नहीं चल पा रहा सर। सवाल तो एक ही जैसे दिख रहे हैं दोनों। हाउ मेनी वेज 4% कैन सिट इन 5 चेयर्स एंड हाउ मेनी वेज 5% कैन सिट इन 4 चेयर्स। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझाने की हम कोशिश आपको करते हैं, हो सके तो समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आप अपने आप पे प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करिए। आपके घर में पहले इसकी बात समझते हैं, इस वाले की। आपके घर में 5 कुर्सियां हैं, ठीक? हाँ जी हैं, रखी सर, देख लीजिए, चेक कर ली, है ना? हैं 5 कुर्सियां हैं और आपके घर में आपके 4 फ्रेंड आ गए। कितने फ्रेंड आ गए? 4, है ना? क्यों 4 आते हैं, आए दिन आ जाते हैं, हर दिन दूसरे दिन चले आते हैं मुँह उठा के, है ना? मान लीजिए आ गए तो अब क्या होगा भैया, अब वो 5 कुर्सियां आपके पास रखी हुई हैं और आपके पास 4 मित्र आ गए, आपके मिलने वाले बहुत परम मित्र, जिनको आप घर से वापस नहीं भेज सकते हो, मिल के ही जाएंगे, खा पी के जाएंगे, चाय पी के जाएंगे। तो अब आए हैं तो उनको बिठाना पड़ेगा, बैठने के लिए पूछना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पूछना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? आओ भाई बैठो। कितनी चेयर पड़ी हैं? 5। आए कितने लोग? 4। आपने कहा बैठो, वो कोई ना कोई किसी ना किसी चेयर पे आराम से बैठ जाएगा। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? पहले बात को क्लियर करिएगा, केस क्लियर करिएगा। आपने सिर्फ बोला बैठो, वो चारों लोग अपने आप कहीं ना कहीं बैठ गए। अब कहाँ बैठे इससे मैं मतलब अभी नहीं है, अभी मैं इससे मतलब नहीं कहाँ बैठे, है ना, कि वेदांत कहाँ बैठे हैं, हर्षपाल कहाँ बैठे हैं, हर्ष मिश्रा कहाँ बैठे हैं, ये मैं नहीं मतलब है। लेकिन कुछ लोग बैठ गए कहीं ना कहीं, ठीक है? 4 मित्र 5 कुर्सियों में आराम से बैठ गए। आपने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था, आओ बैठो, ठीक? पहला केस क्लियर। अब इस केस की स्टडी करते हैं। आपके घर में 4 चेयर है, ठीक है, और आपके घर में 5 मित्र आ गए। अब आप उनसे कहोगे बैठो, हाँ बोल देंगे सर बैठो। जो बैठो बोलोगे तो क्या होगा? लड़ाई होने लगेगी, है हटो हम बैठेंगे। एक को धकियाएगा, एक इधर मारेगा, एक इधर मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? ऐसे भगाएगा कि नहीं भगाएगा? बिल्कुल भगाएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे कि तुम हटो हम बैठेंगे, तो वहाँ क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तब आपको क्या होगी? अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया यार, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर पड़ोसी के घर जाओगे, कुर्सी और मांग के लाओगे, फिर बिठाओगे। अरेस्ट तो करना पड़ेगा, कि आए तो बिठाना तो पड़ेगा भाई। अब आ गए तो भगा तो सकते। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ और दूसरे केस में क्या हुआ, दोनों बातों को एक साथ लिंक करने का प्रयास करते हैं। पहले केस में आपने बोला आओ बैठो, सब बैठ गए आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं हुई, तनक सभी पेन आपके दिमाग में नहीं आया। लेकिन जब ये वाला केस आया तो यहाँ पे आपके दिमाग में टेंशन आ गई कि यार ये लड़ाई कर रहे हैं कैसे, ये तो बड़ा दिक्कत वाली कहानी है। यहाँ पे आपके क्या हुआ? पेन हुआ, टेंशन हुई। समझ गए सर? यानी इस केस में तो टेंशन नहीं हो रही, लेकिन इस केस में टेंशन हो रही है। इस केस में टेंशन नहीं हो रही, इस केस में टेंशन हो रही है।
तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अपने आप पता कर लिया करेंगे सवाल को पढ़ करके कि ये परमुटेशन का है, ये कॉम्बिनेशन का है। जब होगी टेंशन, जब होगी टेंशन, बिल्कुल स्लोगन याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। जब होगी टेंशन तो लगेगा कॉम्बिनेशन, जब होगी टेंशन तो लगेगा कॉम्बिनेशन। बस मतलब हमको समझ में आ गया, इस सवाल में मेरे को टेंशन हुई थी तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, और इसमें टेंशन नहीं हुई थी ये परमुटेशन का सवाल है। वाह, कितने आसानी से समझ लिया ना, पता चला। एकदम प्रैक्टिकली हमने आपको समझाया, आपके घर को लेकर के, आपके मित्रों को लेकर के, आपके परम सहयोगी मित्र जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे आप कुछ भी करो, है ना। हाँ, जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते हो, ना छोड़ेंगे, अच्छे होते हैं मित्र, अच्छे होते हैं, बनाया करिए मित्र। तो इस क्वेश्चन में क्या हुई थी आपको, टेंशन। तो जब होगी टेंशन तो लगेगा कॉम्बिनेशन, पहचान हो गई। यानी ये सवाल किस चीज़ का है, ये सवाल कॉम्बिनेशन का है और ये सवाल परमुटेशन। ठीक, तो कहेंगे सर अभी आप समझा रहे थे कि सर अरेंजमेंट और सिलेक्शन से हम समझेंगे। अरेंजमेंट करना है, जब हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी उनको रखेंगे कैसे, वो काम करने का तरीका होता है अरेंजमेंट। लेकिन कभी कभी सवाल की लैंग्वेज पढ़ करके हमको ये नहीं समझ में आता कि सवाल परमुटेशन का, ये कॉम्बिनेशन का, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब समझाया है। जैसे अब आपने 15 खिलाड़ी आप यहाँ से लेके थे, कहाँ से, इंडिया से इंग्लैंड दौरे पे, ठीक। तो जो टीम मैनेजर होता है, कैप्टन होता है, उसको टीम 11 निकालने में, टीम 11 का मतलब समझ रहे हैं, 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने के लिए कितनी टेंशन लेनी पड़ती है, वो हमको नहीं समझ में आता है। हम तो देखते हैं टीम आ गई भाई, खेलने आ गए, बस हम मैच देखने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसके पीछे में जो कितना काम होता है वो आप नहीं समझ सकते। उसमें बहुत टेंशन होती है। किसको टेंशन लेनी पड़ती है, कैप्टन को, सेलेक्टर्स को। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सिलेक्शन होता है। इसलिए वो जो चीज़ है वो क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कॉम्बिनेशन है ना। हाँ जी, बिल्कुल आसान बात है। बोलिए, कोई दिक्कत इतनी बात में, कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आराम से काम समझ में जब सर। तो ये सवाल अभी नहीं लगा रहे, इसमें आपको अंतर समझा रहे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर करना है। अब हम स्पीड नहीं पकड़ेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि अब हमारा सिलेबस जो था बहुत तेज़ी से हम अपने बिल्कुल किनारे पे आ गए। पहले टेंशन हो रही थी हमको भी टेंशन हो रही थी कि हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे। तो लेकिन वो टेंशन वो कॉम्बिनेशन को क्रिएट नहीं कर रही थी, लेकिन टेंशन थी कि कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो कुछ चीज़ें हमने जल्दी भी निपटाई हैं, क्या किया जाए, मजबूरी थी। जैसे APGP में लोगों ने थोड़ी आपत्ति भी जताई, तो थोड़ा हमने उसका फ़ायदा उठा लिया, हमने जल्दी से निपटा दिया। कोई बात नहीं, फिर दोबारा मौका मिलेगा हम पढ़ा देंगे, परेशान ना होना, हम फिर से पढ़ा देंगे पूरा बढ़िया तरीके से। लेकिन हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना मेन काम था, तो वो कंप्लीट कर लिया गया है, और कंप्लीट हो जाना भी अच्छी बात होती है कि समय पर हो जाए, अच्छा लगता है। तो परमुटेशन क्लियर हो गया। हाँ सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि क्या मतलब है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें अरेंज करना होगा, इसमें सिलेक्शन करना होगा। तो जहाँ सिलेक्शन, इलेक्शन, टेंशन, सिलेक्शन, इलेक्शन, टेंशन, ये शब्दों का मीनिंग या फील आएगा, वो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। जहाँ अरेंजमेंट का फील आएगा, रखने का फील आएगा, प्लेसमेंट का फील आएगा, वहाँ पर हम परमुटेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, हाँ सर, समझ में इतनी बात आई। अब परमुटेशन को लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स समझाए गए हैं। 2 मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें। एक फार्मूला यूज़ करेंगे, एक फार्मूला होता है परमुटेशन का, नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू n, ऐसे लिखना है, फिर यहाँ p लिखना है बड़ा सा और यहाँ छोटा सा r। ऐसे नहीं लिखना NPR, हम नहीं बोले कि ऐसे लिख देना, कुछ महाराज ऐसे लिख देते हैं ना। आप ऐसे p लिखिए, p के अपर पोर्शन में यहाँ पर, इसमें जहाँ पावर लगती है, ऐसे n लिख दीजिए आगे की तरफ, और यहाँ पे नीचे ऐसे r लिख दीजिए। जैसे आप कहीं लिखते हैं P1 X1, तो 1 ऐसे नीचे लटका के लिखते हैं, उस तरह से लिखिएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ NPR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आप परिचित हैं, आपको बाइनोमियल हमने डिस्कस किया था। फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। The product of first n natural number is called n factorial. The product of 5 natural number is called, the product of 5 first natural number is called
5 फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल। ऐसा हमने डिस्कशन किया था बाइनोमियल में, आपको याद होगा। तो यह फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला मेथड है। और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब स्पेलिंग अपना देख लो, हो सकता है मिस्टेक हो जाती कभी कभी, क्योंकि प्रिंसिपल की तो स्पेलिंग बड़ी टेंशन देती है, कभी कभी यहाँ वाली वहाँ चली जाती है, वहाँ वाली यहाँ चली जाती है, तो उससे अपना देख लेना, ठीक है। हाँ, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? ये बहुत बढ़िया समझना है। पहले हमको इसको समझना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तो बहुत आसान है, फार्मूला रखा, वैल्यू के लिए कैलकुलेशन, आंसर खत्म, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको जरा समझते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है। थोड़ा सा प्रयास करिएगा मेरी बात को आप तक पहुंच सके तो पहुंचाए, अच्छा लगेगा हमको भी। देखिए, अगर कोई एक टास्क मतलब समझते, कोई एक काम, कोई एक टास्क, मान लीजिए कोई टास्क नंबर 1 है, ये टास्क हम मान लीजिए स्मॉल m तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं, और कोई दूसरा हमारे पास एक टास्क है वो स्मॉल n तरीके से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर हम दोनों टास्कों को एक साथ, दोनों कामों को एक साथ करने को बोल दें कि टास्क 1 टास्क 2 दोनों टास्क एक साथ अगर कंप्लीट किए जाएं तो कितने तरीके से कंप्लीट होंगे? वो m इंटू n तरीके से कंप्लीट होंगे, इंटू लग जाता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जरा समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कानपुर है, बिल्कुल है कानपुर, और ये लखनऊ है। ठीक, कानपुर से लखनऊ के बीच में, कानपुर से लखनऊ के बीच में 4 बसें, सिंपल, ज़्यादा बड़ा आप तो भाई कानपुर अब उस तरह से ना समझिए, पहले जैसे पहले पुराने ज़माने में चलता था वैसी वाली बात। कानपुर से लखनऊ के बीच में सिर्फ 4 बसें चल रही, 4 बसें, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4। कितनी बसें चल रही हमारे पास? सर बस नंबर 1, यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए थोड़ा सा ऊपर इधर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4। ठीक, एक कानपुर से लखनऊ के बीच में बसें जाती हैं और आती हैं। तो एक व्यक्ति हैं हमारी क्लास के, अच्छे भैया हैं, मिश्रा जी, जानते होंगे सब लोग, बहुत अच्छे भैया हैं। कुछ भी काम हो पूरे स्कूल में वही करते हैं, दौड़ दौड़ के करते हैं, तेजी भाग भाग के करते हैं। तो उन मिश्रा जी को लखनऊ जाना है ना, उन मिश्रा जी को कहाँ जाना है? लखनऊ। अब वो मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई हमको लखनऊ तो जाना है, ठीक, हम चले जाएंगे, जा करके वापस भी आना है। अच्छा, मतलब एक काम जाने का करना है, एक काम वापस आने का करना है। तो कानपुर से लखनऊ जाने के लिए उनके पास एक टास्क है जाने का। एक टास्क किसका है? जाने का। हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ सकें। जाने का टास्क है, कितने तरीके से कंप्लीट करेंगे सर? चाहे वो बस नंबर 1 से जाए, चाहे 2 से जाए, चाहे 3 से जाए, चाहे 4 से जाए, कई तरीके से जा सकते हैं वो लोग। इन हाउ मेनी वेज मिश्रा जी कानपुर से लखनऊ कितने तरीके से चले जाएंगे, या बताइए? 4 तरीके से चले जाएंगे। अब ये उनकी मर्जी कि वो बस नंबर 1 पकड़ते हैं, 2 पकड़ते हैं, 3 पकड़ते हैं, 4 पकड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन उनके पास 4 थे। उन 4 ऑप्शन में वो एक ऑप्शन को यूज़ करें, वो चले गए। कहाँ पहुँच गए? लखनऊ। लखनऊ पहुँच गए, शाम तक खूब काम किया, घूमे फिरे, ऐश करे, और उसके बाद कहा भैया घर वापसी जाना है, शाम का खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो इनको अब वापस आना है। तो आने का टास्क एक और हो गया। एक टास्क दूसरा क्या हो गया? आने का, वापसी आना है, वापस आने का टास्क है। वो जब वापसी करेंगे तो फिर वही ऑप्शन उनको दिखेंगे, जब स्टेशन वहाँ पे आएंगे, बस स्टैंड पे खड़े होंगे, देखें 4 बसें हैं, देखें कौन सी बस आ गई, कौन जा रही, तो उनके पास क्या ऑप्शन होंगे भैया? आने के उनके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो इन्होंने एक काम किया जाने का, सुबह वापसी कर रहे हैं, शाम को आने का, तो दोनों काम को एक साथ हम कर रहे हैं कि जा करके वापस आओ, जाओ वापस आओ। काम पूरा समझ में, जाना है एंड वापस आना है। तो भैया कितने तरीके से ये काम होगा? ये 16 तरीके से कंप्लीट होगा, 4 गुना 4। यही हमने समझाया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मीनिंग, कि अगर कोई एक टास्क स्मॉल m तरीके से कंप्लीट हो रहा, कोई दूसरा टास्क स्मॉल n तरीके से कंप्लीट हो रहा, तो दोनों टास्क एक साथ कंप्लीट करने हैं तो m इंटू n तरीके से कंप्लीट होंगे। ये भी तो सिर्फ 2 टास्क किए हैं।
हो सकता है हम 3 टास्क करें, हम 4 करें, हम 10 करें, हम 100 करें, हम कितने भी कर सकते हैं टास्क। तो कुछ नहीं होता भैया, सब टास्क का अलग अलग का तरीका निकाल लो, उठा के गुणा कर दो और आंसर दे दो, लो भैया साहब पकड़ो। आप कहोगे सर ये 16 तरीके बन जाएंगे कानपुर से लखनऊ जाने के? हाँ सर, हम आपको दिखाते हैं, समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम 16 तरीके आपको गिनवा के देते हैं हाथ में। मिश्रा जी बस नंबर से 1 से चले गए, अब वहां से वापसी आने के उनके पास ऑप्शन देखिएगा, बस नंबर 1 से चले गए, गुस्से में घर से निकले, निकल गए, ये बस नंबर 1 से वापसी कर सकते हैं, बस नंबर 2 से वापसी कर सकते हैं, बस नंबर 3 से वापसी कर सकते हैं, बस नंबर 4 से वापसी कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन है बस 1 से जाओ 1 से आओ, बस 1 से जाओ बस 2 से आओ, बस 1 से जाओ बस 3 से आओ। कितने ऑप्शन बन गए? 4 ये बनेंगे। ऐसे ही अगर ये बस नंबर 2 से जाए तो भी ये वापसी करने के इनके पास फिर से 4 ऑप्शन होंगे। ये बस 1 से आए, B1 B2 B3 B4, अब B2 B3 4 B का मतलब समझ गए, बस नंबर 1 बस नंबर 2 बस नंबर 3 4। ऐसे इसमें आइए, इसमें भी 4 ऑप्शन बनेंगे, बने कि नहीं बने? ऐसे इसमें भी 4 ऑप्शन बनेंगे सर, B1 B2 B3, एक गिनिए, 1 ये और ये मिलके 2, ये और ये मिलके 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 12, ये 20, 16 नहीं है, 16 तरीके, 16 तरीके से गए थे भैया जी, और 16 तरीके से आने जाने के उनके टोटल तरीके। तो मतलब बहुत ही आसानी तरीके से आप तक बात पहुंच गई होगी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का कार्य करवा रहा है कि अगर हमें जाने के तरीके मालूम है, आने के तरीके मालूम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, काम खत्म, बिल्कुल खत्म, आराम से खत्म, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमें सवाल कहोगे सर अब हमारे पास 2 मेथड है, एक फार्मूला है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, तो हम कोई एक पढ़ ले, काहे मेरे दोनों पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आपका प्रश्न जाहिर सी बात है कि एक पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा। सर नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बेटा कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही लगेंगे, उसमें फार्मूला आप लगा ही नहीं पाओगे, उसमें फार्मूला आप लगा ही नहीं पाओगे, फिर तो दिक्कत। और कुछ सवाल ऐसे बनेंगे जो सिर्फ फार्मूले से ही लगेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगा पा रहे हो, तब दिक्कत। इसलिए हमको दोनों मेथड आने आवश्यक है। 99% सवाल ऐसे होंगे कि दोनों मेथड से लगेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बदतमीजी करेंगे, कोई एक ही मेथड से लगेंगे, या तो फार्मूला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लग रहे होंगे या फिर वो फार्मूले से लग रहे होंगे। तब ऐसी स्थिति में आप परेशानी के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए हमको ये दोनों मेथड सीखने पड़ेंगे। सिर्फ परमुटेशन की बात चल रही, कॉम्बिनेशन का कहीं कोई अब जिक्र नहीं हो रहा है। तो फॉर परमुटेशन के आपके पास 2 तरीके, एक फॉर्मूला नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू NPR, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, बिल्कुल ओके, एकदम धनाधन। आइए सर और समझने का प्रयास करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से और कुछ भी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, गर्मी बहुत चल रही इस समय, चल रही सर, तो कुछ लोगों का मन हुआ कि चलो गंगा जी नहा के आते हैं, स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, शायद कुछ अच्छा हो जाए। 12th में 99% 100% नंबर आ जाए। तो चलो भाई पुण्य कर्म करने के लिए निकल गए, गंगा जी के किनारे गए। अब गंगा जी के किनारे गए तो देखा गंगा जी इधर बहुत गंदी है, अब देखा उस साइड में बड़ी साफ़ है, तो देखा गंगा जी में इस पार से उस पार जाने के लिए वहाँ पर नावों की व्यवस्था कर दी गई, बोट लगा दी गई हैं। तो है क्या वहाँ सीन ये है कि वहाँ 10 बोटें लगी हुई हैं। कितनी बोट हैं? बोट मतलब समझते हैं नाव, जिस पर बैठ करके आप इधर से उधर जाएंगे। 10 बोटें आती हैं और जाती हैं। तो कोई एक व्यक्ति गया है स्नान करने, अपने पापों को धोने के लिए गया हुआ है, तो वहाँ गया तो ये कहा जा रहा है कि भैया वो स्नान इस तरफ से उस गंगा जी के इस तरफ से उस तरफ जा करके उसको वापस आना है। टास्क समझ में आ गया? गंगा जी के इस तरफ से उस तरफ जाना। कितनी नावें चल रही? 10 नावें चल रही हैं। जाने का एक टास्क है, वापस आने का एक टास्क है। चला गया भैया, कितने तरीके से जा सकता है? आपने कहा सर 10 तरीके से जाएगा, क्योंकि 10 नावें चलती हैं, उसके जाने के तरीके, नंबर ऑफ वेज फॉर गोइंग, ठीक है। अब समझ जाइए आप लोग क्या मतलब है
तो वो हमारे पास कितने तरीके से गया, 10 तरीके से चला कि सीधे सीधे बात समझने पहले कोशिश करते, बाद में अंग्रेजी उसमें करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। फिर उधर चला तो गया, ना लिया, ना आने के बाद वापसी आना, फिर देखा तो वहाँ फिर उधर से 10 नावें आ रही इधर उधर आती जाती रहती, तो उसने दूसरी नाव 10 नाव, किसी नाव को पकड़ा और वापस आ गया। तो जाने के उसके पास कितने तरीके आने के, टोटल तरीके कितने बन गए 100। 100 तरीके से आ जा सकता था। हाँ सर, नाव नंबर 1 से जाता है, 1 से वापस आता, 2 से वापस आता, 3 से आता, 10, ये 10 हर एक का 10 का पेयर बनता, 100 एक तरीका ही हो गया। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ करी। उसने गड़बड़ क्या किया कि जाने में उसने, उस बच्चे ने या जो भी कोई गया है अपने पाप को धोने के लिए, जाने के उसने 10 ऑप्शन थे, गया चला गया, जाने के बाद उधर जब पहुंच गया, नहा धो लिया, तो कहा अब तो पाप धुल गए, एक पाप और कर लेते, क्या दिक्कत है, फिर नहा लिया जाएगा बाद में, फिर कभी आएंगे फिर नहा लेंगे। उसने क्या किया, अब जिस नाव से आए उसका पैसा नहीं देंगे, पैसे ही मार देंगे। विचार उसके मन में आ गया कि पैसे नहीं देते हैं तो वो जायज़ बात है, जिस नाव से आए भाई वो जाएगा वापसी, जब उधर जाएगा तो वो पैसा मांगेगा, लाओ भाई पैसे दो। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं भैया हम लौटते में पैसे दे देंगे, तो वो इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई हमारे साथ आया है तो हमारे साथ ही वापस जाएगा तो पैसे में मिल जाएंगे। तो उसके मन में जो विचार आया, उसने सोचा कि दूसरी नाव से जाएंगे, हमें पैसा देने नहीं पड़ेंगे, मेरे 10 रुपये बच जाएंगे। 10 ही रुपये बचाने, लेकिन पाप करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं कर लीजिए। तो उसके पास अब क्या होगा, जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन थे, 10, लेकिन अब क्या किया, जिस नाव से गया उससे वापस नहीं आना है। अब मतलब समझ गए ना आप कि जाकर के वापस आना है, लेकिन दूसरी नाव से, बाय अदर बोट जाइए, अब जिससे जाना है, जाने में कोई प्रतिबंध नहीं, हमने आपको ऊपर ठोका। वापसी में कह दिया भाई उस जिससे जाना उससे आना मत। तो क्या हुआ, वापसी करते टाइम क्या होगा, उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 9। कितने तरीके से वो वापसी करेगा, 90 तरीके से। कैसे, अगर वो पहली बोट से गया है तो पहली से वापसी नहीं करेगा, दूसरी से करेगा, तीसरी से, चौथी से, 5वीं से, 6वीं से, 7वीं से, 8वीं से, 9वीं से। क्लियर हुई बातें कि नहीं। तो जाने के 10, वापस आने के 9, टोटल कितने तरीके बने इस बार सब 90 बने। सवाल वही था, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई कि जिस नाव से आप जाओगे उससे वापसी नहीं करोगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज बदल गए, जाने के तो 10 थे, वापस आने के नंबर ऑफ वेज 9 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, समझ गए, 90। क्लियर। आइए सर एक और समझते हैं। ठीक, कुछ ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे समझते हैं, छोटे बच्चे, बढ़िया 8th तक उनके गांव में स्कूल है, खूब पढ़ाई की मन लगा के, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहे, बहुत पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद वो 8th पास हो गए, तो सोचा चलो शहर चलते हैं। पुराने ज़माने में जैसा होता था वैसे ही चले आए कि चलो शहर चलते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पढ़ाई करेंगे और अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे। ऐसा विचार मन में लेकर के वो चले अपने। कितने विद्यार्थी हैं, ये 3 विद्यार्थी। थोड़े विद्यार्थी हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, आप इनको समझने का प्रयास करिए कि विद्यार्थी हैं, है ना, इस तरह से विद्यार्थी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। एक विद्यार्थी ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम ऐसे ही बना पाते हैं, तुमने ऐसे ही बनाने का प्रयास किया है और आप इसमें हंसी करें चाहे खुशी करें, बस आपको समझना आना चाहिए। ये थोड़ा मोटा है इसलिए इसके हाथ पर थोड़े मोटे हो गए, तगड़े हो गए, समझ रहे हैं। मैथ है बेटा, हंस खेल के पढ़ोगे तो समझ में आएगी, ज़्यादा बदमाशी करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये 3 विद्यार्थी कहाँ पे आते हैं, एक शहर में आते हैं। ये गाँव से शहर पढ़ने आए, जहाँ पता किया, जानकारी ली, शहर में आकर के उसको पता चला है 4 बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय, 4 विद्यालय, बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय, है ना। विद्यालय का नाम नहीं लेंगे, किसी स्कूल का नाम ले, अच्छा ले खराब ले तो दूसरा बुरा मान जाएगा कि मेरे स्कूल का नाम नहीं लिया, मेरा खराब बता दिया, फलाने का अच्छा बता दिया, इसलिए नाम नहीं लिख रहे हैं लोग। इसमें मान लीजिए इस विद्यालय का नाम ए है, इस स्कूल का नाम ए है, इस स्कूल का नाम बी है, इस स्कूल का नाम सी है और इस स्कूल का नाम डी है। ठीक, आगे शहर आगे देखा ये 4 विद्यालय देख लिया, पता कर लिया। लेकिन गांव के लोग थोड़े होशियार होते हैं, वो ये कहे कि बेटा भैया एक काम करते हैं, सब लोग मिल के पढ़ाई तो करेंगे, अच्छी बात, हम लोग वहाँ शहर गाँव में पढ़ते थे, सब लोग मिल के पढ़ते थे, अच्छा पढ़े, बहुत बढ़िया काम किया। अब यहाँ शहर में आ गए हैं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अलग अलग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, एक कमरे में रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे अलग अलग स्कूल में। इससे क्या होगा, इससे ही होगा कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, सब मिल करके शाम को कंबाइंड स्टडी करेंगे और हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा हमको ज्ञान आ जाएगा, है ना। इतने होशियार शहर वाले नहीं होते हैं, ये सब बोंधू होते हैं,
वो कहेंगे ना पढ़ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। वो देखो दिमाग कितना अच्छा लगाए कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कैसे, अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब ये हमने कंडीशन लगाई, क्वेश्चन बनाने की फ्रेमिंग है, ताकि आपका क्वेश्चन आप तक पहुँच जाए कि हम इतना लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो 3 विद्यार्थी कानपुर आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, जहाँ पर 4 विद्यालय हैं, और ये निश्चित करके आते हैं कि हम लोग अलग अलग विद्यालयों में एडमिशन लेंगे। तो पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन गेट एडमिशन इन 4 स्कूल। इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन 4 स्कूल, 4 डिफरेंट स्कूल, अलग अलग स्कूल में लेना है एडमिशन। चलिए क्वेश्चन क्लियर है सामने। हमने इस विद्यार्थी से कहा भैया ये विद्यार्थी है, इनका बेटा है, आप एडमिशन ले लो। अब उसकी मर्जी है, वो एडमिशन यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले। यानी पहला टास्क कंप्लीट होने जा रहा है, इसका एडमिशन करवाने जा रहे हैं। कितने तरीके से करवा सकते हैं एडमिशन? फर्स्ट स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द कॉलेज, या फर्स्ट स्टूडेंट कैन चूज द कॉलेज बाय 4 वेज। लैंग्वेज अब लिखना भी हम नहीं काम कर रहे हैं, लिखने का काम अगले वीडियो में करेंगे, आज सिर्फ समझाने की बात चल रही है। तो पहला स्टूडेंट कितने तरीके से सेलेक्ट, मतलब स्कूल का चयन कर सकता है, चुनाव कर सकता है, चूज कर सकता है 4 तरीके से। अब उसने कहा हमको ये अच्छा लग रहा है, इसकी रंगाई पुताई बहुत अच्छी है, हम इसमें एडमिशन ले लेंगे। तो जब इसकी बारी आएगी, इस मोटे वाले बच्चे की, तो ये क्या करेगा? वो कहेगा यहाँ तो एडमिशन ले नहीं सकते क्योंकि ये तो भर गया। अभी भर गया तो क्या करेगा? वो इन 3 में से किसी एक में एडमिशन लेगा। तो दूसरे विद्यार्थी को एडमिशन लेने के कितने तरीके प्राप्त होंगे? वो तरीके होंगे 3, और उसने इस वाले विद्यालय में एडमिशन ले लिया। अब जब ये तीसरे का नंबर आएगा तो या तो इसमें लेगा या फिर इसमें लेगा, उसने इसमें एडमिशन ले लिया। तो दूसरे विद्यार्थी को कितना नंबर ऑफ वेज बने? 2। एक विद्यार्थी 4 तरीके से, दूसरे को 3 तरीके से, चौथे को 2 तरीके से एडमिशन प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त हुआ, ऑप्शन प्राप्त हुआ। तो कुल कितने तरीके से एडमिशन लेंगे? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग करके ये सब काम अलग अलग करा लिए हैं, इसका गुना करा दिए। तो 4 3 12 2 24, 24 तरीके से वो लोग एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। इन हाउ मेनी वेज दे कैन गेट एडमिशन इन द कॉलेज? इन हाउ मेनी वेज? 24 वेज। 24 तरीके से एडमिशन हो सकता है उनका। आया समझ में कि नहीं आया? अभी कम कम आया होगा, आएगा और आएगा, आएगा और आएगा। ठीक है, चलिए सर, यहाँ तक आपको समझने का प्रयास करें। कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा निकल जाएगा, फिर दिक्कत करता है। ठीक है, क्योंकि उसको फिर कन्वर्ट करना, अपलोड करना बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा उसमें, इसलिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला तो काम। वो नहीं मन करता है, कुछ हैं अच्छे बच्चे जिनको मज़ा आती कि नहीं डिसलाइक ही करेंगे, तो ठीक है, वो उनका कार्य है, किसी व्यक्ति को बार बार नहीं समझाया जा सकता है। चलिए करिए, आप भी डिसलाइक वाले डिसलाइक कर दें और लाइक वाले लाइक कर दें। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।